हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट के फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट एंड इसकी हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री को हम लोगों ने देखा था। आई होप उसमें उस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं लीडिंग रूल्स ऑफ एविडेंसेस। मीन्स कि जो अभी एविडेंस के ऐसे रूल्स जो हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है, जिसके ऊपर जो एविडेंस का एक्ट है वो टोटली गवर्न होने वाला है। तो उन लीडिंग रूल्स को हम लोग देखेंगे। The sole object and end of evidence is to ascertain the truth of the several disputed facts and point in issue, and no evidence ought to be admitted which is not relevant to the issue. ये कह रहा है कि जो एविडेंस होना चाहिए, जो प्रस्तुत होना चाहिए एविडेंस एज एविडेंस, वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो उस फैक्ट इन इशू को प्रूफ कर रहा हो। इस तरीके का होना चाहिए कि वो जो फैक्ट इन इशू है ना, जिसके ऊपर मुद्दा उठा है, जिसको लेकर के एविडेंस को दिखाने की जरूरत हुई है, उसको प्रूफ करने लायक होना चाहिए, उससे रिलेवेंट होना चाहिए, तो ही उसे एविडेंस माना जाएगा। जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल कि होता है यहाँ पे कोई थेफ्ट, चोरी होती है। अब ये जो चोरी हुई है, इसके दौरान हम ऐसा एविडेंस लेके आते हैं कि जो वहां पे पहरेदार था वो जो है उसने देखा कि चोर को जाते हुए घर में देखा। 1 घंटे बाद वो पैरों की आवाज सुना, किसी की चिल्लाने की आवाज सुना। तो इस तरीके की जो बातें हैं, ये क्या है? ये बिल्कुल इस फैक्ट इन इशू को, यानी जो थेफ्ट है, जो चोरी हुई है, उस चीज को प्रूफ कर रही है ये सारी बातें। तो हाँ, बिल्कुल ये एविडेंस की तरह से एडमिसिबल हो जाएगा। और जो भी एविडेंस होगा, जो भी एविडेंस लिया जाएगा, वो रिलिवेंट होना चाहिए उस थेफ्ट से। अब वो ये कहेगा अगर वहां पे आकर के जो पहरेदार है कि मेरी तो ड्यूटी दिन की है, मैं तो रात में ड्यूटी नहीं करता। अब उसकी ड्यूटी दिन की है, मैं रात में ड्यूटी नहीं करता, इस बात से इस थेफ्ट जो कि रात को 12 बजे हुआ है, इसका कोई रिलेवेंसी है? नहीं है, क्योंकि ये तो दिन वाला जो है पहरेदार है। ये जो पहरेदार है ए, ये तो दिन में वहां पे गार्ड जो है वो दिन में वहां पे गार्डिंग करता है। तो जब वो दिन में करता है पहरेदारी, तो फिर रात में आकर के कोर्ट में इसका गवाही देना कि मैं तो दिन में काम करता हूँ, रात में नहीं करता हूँ, ये तो किसी भी तरीके से रिलेवेंट नहीं है। या मैं तो दिन में खाना खाता हूँ, अगर वो ये बात आकर के बोलता है, तो आप दिन में खाना खाते हैं नहीं खाते हैं, यहाँ पे इस बात से, इस थेफ्ट से कोई रिलेशन नहीं है। जब तक कोई भी फैक्ट इन इशू से रिलेशन नहीं बनता, अगर रिलेवेंसी नहीं बन रही है, तो उसे एविडेंस के तौर पर एडमिट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे रिलेवेंसी बनना बहुत जरूरी है, वो रिलेवेंट होना चाहिए। किससे? फैक्ट इन इशू से। जो घटना घटित हुआ है उससे रिलेवेंट होना चाहिए उसकी बातें या जो भी एविडेंस हम लेके आ रहे हैं। सेकेंड, द पॉइंट इन इशू is to be proved by the party who assert the affirmative according to the maxim, ये मैक्सिम है, affirmati non negandi incumbit probatio। मीन्स कि जो पार्टी असर्ट कर रही है उसे ही प्रूफ करना पड़ेगा, उसे ही एविडेंस लाना पड़ेगा। ना कि जो पार्टी डिनाई कर रही है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने चोरी नहीं किया, ना कि उस पार्टी को लेके आना पड़ेगा एविडेंस। पहले किस पार्टी को एविडेंस लाना पड़ेगा? वो पार्टी जो कि असर्ट कर रही है किसी बात को। जो पार्टी असर्ट कर रही है किसी बात को, उसे ही लाना पड़ेगा उससे रिलेटेड एविडेंस पहले। नेक्स्ट, अब जब ये जो पार्टी डिनाई कर रही है, इसको एविडेंस लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बाद में ये कुछ एसर्शन लेके आएगी अपना, ये सेकंड पार्टी ये कहेगी नहीं नहीं मैंने नहीं किया, जब बाद में ये लेके आएगी उस समय इसका एविडेंस लिया जाएगा और इसका एविडेंस नहीं लिया जाएगा। ये यही मैक्सिम कहता है। द पॉइंट इन इशू इज टू बी प्रूव्ड बाय द पार्टी, जो भी पॉइंट इन इशू है, जैसे यहाँ पे थेफ्ट वाला है पॉइंट इन इशू, तो ये जो इशू है ये प्रूफ किया जाएगा उस पार्टी के द्वारा जो कि असर्ट कर रहा है, जिसके घर में चोरी हुई, वही तो जाएगा कोर्ट में, वही ना एविडेंस दिखाएगा कि नहीं नहीं मेरे घर में इतने सारे पैसे थे जो कि अब नहीं है, यहाँ से गायब हो गए हैं। थर्ड कह रहा है द एविडेंस मस्ट बी सफिशिएंट टू प्रूव द सब्सटेंस
ऑफ द इशू। वो एविडेंस इतना होना चाहिए कि वो प्रूफ कर ले जाए जो भी घटना घटित हुई है, जो भी इशू है उसको प्रूफ कर ले जाए। इतना एविडेंस की महत्वता होना चाहिए, इतना एविडेंस का पावर होना चाहिए। अब वो इतना पावरफुल एविडेंस है या नहीं है, ये तो हम लोग एविडेंस के टाइप में देखेंगे। The best evidence must be given of which the nature of the thing is capable. Fifth, hearsay evidence of a fact is not admissible with some slight exceptions. अब यहाँ पे आप फिलहाल ये जान लीजिए कि जो हियरसे एविडेंस है ना वो एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ ऐसा ही नहीं है कि वो बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं होता है। एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं एडमिसिबल हो जाता है विद एक्सेप्शंस, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वहां पे वो एडमिसिबल होता है हियरसे एविडेंस, अदरवाइज वो एडमिसिबल नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल। अब हियरसे एविडेंस क्या होता है ये अभी हम लोग टाइप में देखेंगे कि हियरसे एविडेंस और भी बहुत सारे एविडेंसेस के टाइप्स। सिक्स्थ है नो पर्सन इज बाउंड टू इनक्रिमिनेट हिमसेल्फ। ये तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ रखा होगा या फिर अभी आप हमसे पढ़ेंगे तो ये तो रूल होता है, ये नेचुरल जस्टिस का भी रूल है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं बोला जाएगा। इवन सीआरपीसी में भी अगर आप खुद के खिलाफ कोई कन्फेशन देते हैं, खुद को कहते हैं कि नहीं मैंने ही हत्या किया है, अगर आप ये कह देते हैं कि मैंने ही हत्या किया है तो उसे भी एडमिट नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल उससे रिलेटेड एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। तो एविडेंसेस मिलना चाहिए जो कोरोबोरेट करे आपकी बातों को, तो कोई भी व्यक्ति को बाउंड नहीं किया जाएगा कि वो खुद के खिलाफ कोई गवाही दे। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ ऑफ एविडेंस, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। अब ये क्या होता है भाई सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ? अगर आपने पढ़ रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो उसमें हमने आपको बता रखा था कि सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल क्या होता है। कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पर भी बताएंगे कि सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। द लॉ as a system of rule has been divided into substantive and the procedural। जो लॉ होते हैं ना ये दो तरीके के होते हैं, एक तो सब्सटेंटिव होता है और एक प्रोसीजरल होता है। ये है प्रोसीजरल लॉ और ये है सब्सटेंटिव लॉ। तो जो सब्सटेंटिव लॉ होता है ये नेचर है, इसका नेचर होता है, जो लॉ का नेचर है वो सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल दोनों तरह का होता है। सब्सटेंटिव लॉ जो है वो डिफाइन करता है किसी के राइट को, किसी की ड्यूटीज को, ऑब्लिगेशंस को, लाइबिलिटीज को, ये सब्सटेंटिव लॉ बताता है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोगों ने पढ़ा, हिंदू मैरिज एक्ट कि इसमें बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ तो कौन किस तरीके से उसका परफॉर्मेंस करेगा, किसके ऊपर कौन सी ड्यूटी आ गई, कौन सी लाइबिलिटीज आ गई, किसके ऊपर कौन से ऑब्लिगेशंस आ गए। तो हिंदू मैरिज एक्ट हुआ, आईपीसी हुआ, इंडियन सक्सेशन एक्ट हुआ, ये सारे जो है सब्सटेंटिव हैं, ये बता रहे हैं किसके किसी न किसी की ड्यूटीज को, कौन कौन ऑब्लाइज्ड है, किस तरह से कौन परफॉर्मेंस करेगा, उसमें आपके राइट्स के बारे में बताता है, ये सब्सटेंटिव लॉज। लेकिन जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं वो ये जो सब्सटेंटिव लॉज हैं ये परफॉर्मेंस कैसे होगा इसका इसका प्रोसीजर बताते हैं, इसका प्रोसीजर बताते हैं। द लॉ विच प्रिस्क्राइब्स द मोड बाय विच द एप्लीकेशन ऑफ द सब्सटेंटिव लॉ इज रेगुलेटेड। जो एप्लीकेशन होगा सब्सटेंटिव लॉ का वो किस हिसाब से रेगुलेट किया जाएगा ये बताता है हमारा प्रोसीजरल लॉ। उसका एग्जाम्पल कौन है भाई? उसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा सीआरपीसी। सीआरपीसी हमें क्या बताता है? प्रोसीजर बताता है कि किस तरीके से किसी को सजा दिलवाई जाएगी। पहले एफआईआर दर्ज होगा, फिर वहां पे पुलिस रिपोर्ट बनाया जाएगा, वगैरह वगैरह, इन्वेस्टिगेशन, सारी चीजें, इंक्वायरी वगैरह। तो ये प्रोसीजर बता रहा है सब्सटेंटिव का कि सब्सटेंटिव लॉ को किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, वो बताता है प्रोसीजरल लॉ। जैसे अरेस्ट, सीजर, सर्च, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं। The procedural law can be further divided into two parts। अब इस procedural law को भी हम divide करें अगर two parts में, firstly there are rules dealing with the various procedure to be followed in the court of law। कुछ rules होते हैं जो कि follow किए जाते हैं court of law में। Secondly there are rules dealing with the mode
ऑफ द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस और अदरवाइज द राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज, उसी का एग्जाम्पल है एविडेंस एक्ट। जो सेकेंड है ना, उसका एग्जाम्पल है एविडेंस एक्ट, जो कि ये बताता है, प्रूफ बताता है, प्रूफ के बारे में बता रहा, मोड ऑफ प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस किस चीज का, और अदरवाइज द राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। द रूल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस फॉर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अब ये यहां से क्वेश्चन आता है, ये तो आपको समझ में आ गया कि इंडियन एविडेंस एक्ट किस में फॉल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन एविडेंस एक्ट को हम किसके किसके ऊपर लगा सकते हैं भाई, किसके किसके ऊपर लगा सकते हैं का मतलब क्या, कि क्या ये सिविल लॉ ही के ऊपर अप्लाई होता है या क्रिमिनल लॉ के ऊपर अप्लाई होता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों के ही ऊपर अप्लाई होता है, सिविल के भी ऊपर अप्लाई होता है और क्रिमिनल केसेस के ऊपर भी अप्लाई होता है। In general, the same, for example, the method of proving that a particular person is dead in respect of civil case. Person executing the will died or not a particular date, or of criminal case person charged with murder. अब जैसे कि हम सिविल लॉ में क्या पढ़ सकते हैं, सीपीसी अगर आप पढ़ रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उस चीज को प्रूफ करने के लिए भी तो आपको एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी कि भाई ये जमीन हमारी थी, ये जमीन हमारे दादा के नाम पे थी, ये जमीन हमारे पिताजी के नाम पे थी। ये प्रूफ करेंगे कैसे, इसके लिए भी तो आप एविडेंसेस लेके आएंगे, भले ही वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगा, भले ही वो विटनेस के फॉर्म में होगा। तो सिविल में भी एविडेंस अप्लाई होता है और एविडेंस अप्लाई होता है क्रिमिनल केसेस में भी। जैसे कि अगर किसी का मर्डर हो गया, अब मर्डर होते हुए किसी ने देखा, जो देखा आई विटनेस बन गया उसका। मर्डर होते हुए किसी ने आवाज सुनी उसकी, वो बन गया उसका विटनेस एक। तो ये दोनों पर ही अप्लाई होगा एविडेंस, ये ऐसी चीज ही है एविडेंस एक्ट, जो कि सिविल पे भी अप्लाई होती है, क्रिमिनल पर भी अप्लाई होती है। बट देयर आर सर्टेन सेक्शंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच अप्लाई ओनली टू द सिविल केसेस। अब इसमें थोड़ा सा कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि केवल सिविल केसेस में अप्लाई होंगे, और कुछ जो सेक्शंस है वो केवल क्रिमिनल केसेस में अप्लाई होते हैं। तो ये जो सेक्शंस है सिविल केसेस में जो अप्लाई होंगे वो 115 से 117 के बीच में आता है, और क्रिमिनल 24 से 30 के बीच में आता है। ये यहाँ पे अभी याद करने वाली बात नहीं है, ये यहाँ पे समझने वाली बात है, 115 से 117 और 24 से 30। क्योंकि अगर यहाँ पे अभी आप समझे रहेंगे तो बाद में जब हम इसके ऊपर आएंगे 24, 25, 26 आपको पढ़ाएंगे या 115 वाला सेक्शन पढ़ाएंगे, तो आपको चीजें वहां पे रिकॉल होंगी कि हाँ ये तो हमने पढ़ रखा था कि ये तो सिविल के केसेस से डील कर रहा है और ये क्रिमिनल के केसेस से डील कर रहा है। सो डोंट वरी, यहाँ पे ऐसा तुरंत एग्जैक्ट अभी आपको याद नहीं करना है इसमें कि ये कौन कौन से सेक्शन अप्लाई होंगे। हाँ, रिकॉल हो जाएगा उस समय जब हम आपको बताएंगे फिर से। तो अभी आप लोगों ने देख लिया इसके कुछ, एक तरीके से ये भी कैरेक्टर्स ही हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं, कि ये जो है किसके किस में आएगा, सब्सटेंटिव में आएगा या प्रोसीजरल में आएगा, या फिर ये सिविल का केसेस डील करता है या क्रिमिनल का केस डील करता है इंडियन एविडेंस एक्ट। अब यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसका काम कब से स्टार्ट होता है भाई। अभी तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में ये बता रखा था कि जो इंडियन एविडेंस का काम है वो तो एविडेंस हमेशा बनते ही जा रहा है। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया था कि अभी मैं रिकॉर्डिंग अगर कर रही हूँ अपने ऑडियो को, तो इस समय इस वीडियो के दौरान अगर कुछ घटना घटित होती है और इसमें अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो वो भी एविडेंस बन जाएगा। ये तो हम लोगों ने जान रखा है कि एविडेंस कभी भी बन जाता है। लेकिन अगर हम क्राइम के स्टेजेस पर जाएं, जो क्राइम के स्टेजेस होते हैं वहां पे ये जो एविडेंस का इफेक्ट कब आता है, क्या जाते ही कोर्ट में आप सीधे एविडेंस दिखाने लगते हैं? ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर क्रिमिनल केसेस में बात करें तो एविडेंसेस का इफेक्ट कब से चालू होता है, ये जरा जान लीजिएगा। ये इसमें यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब आएगा ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो इफेक्ट में कब आता है केसेस में। तो क्रिमिनल केस में देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि पहले होता है एफआईआर दर्ज, पहले एफआईआर दर्ज हो गया, फिर एफआईआर के बाद क्या होगा, पुलिस आएगी भाई, पुलिस आने के बाद पुलिस करेगी उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से कि भाई यहाँ पे क्या क्या हुआ था, कुछ एविडेंसेस पुलिस को मिलेंगे। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट बनाएगी अपनी, पुलिस रिपोर्ट के बाद इंक्वायरी करेगी, कोर्ट इंक्वायरी करेगी अपनी तरफ से।
अब यहाँ पे इंक्वायरी के दौरान कुछ चीजें मिलती हैं, फिर बनता होता है चार्ज फ्रेमिंग। अब चार्ज फ्रेमिंग के बाद क्या आता है फेज में? ये ट्रायल का फेज आता है भाई। अब ये जो ट्रायल का फेज है, इसी ट्रायल के फेज के दौरान जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो फोर्स में आता है। इसी ट्रायल के समय यहाँ पे ही जो दोनों पार्टीज हैं, जिसने क्लेम किया वो पार्टी, और जिसने जो उसे डिनाई कर रहा है वो पार्टी, ये लेके आएंगे भाई अपना अपना एविडेंस कि नहीं नहीं भाई हमने किया है, इसने ही किया है। ये मना करेगी नहीं नहीं हमने नहीं किया है ऐसा कुछ। तो ये जान के रखिएगा, आपको इसका स्टेजेस तो पता ही होना चाहिए क्राइम का, क्राइम के स्टेजेस: एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल। अब ये ट्रायल के दौरान ही आएगा इंडियन एविडेंस एक्ट इफेक्ट में। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि ये क्रिमिनल केसेस में ट्रायल के दौरान आया। लेकिन ये अगर हम सिविल का केसेस बनाए तो सिविल के केस में क्या होता है? सिविल के केस में क्या एफआईआर दर्ज होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिविल के केसेस में कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है। सिविल के केस में हमेशा सूट फाइल होता है। वहां पे जो प्लेंटिफ होता है, वहां पे डिफेंडेंट होता है, सब नाम भी चेंज हो जाता है। प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, सूट फाइल होना, समन जाना, रिटन स्टेटमेंट देना, ये सब हम लोग सीपीसी में देखेंगे अच्छे तरीके से। तो वहां के भी, सिविल के भी जो भी ट्रायल का स्टेज होगा, वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट इफेक्ट में आता है। क्रिमिनल के भी ट्रायल के स्टेज में आएगा और सिविल में भी ट्रायल के ही स्टेज में आता है। बट वहां पे जो ये जो वर्डिंग्स होती है ना, ये सारी अलग अलग होती हैं। ये जो स्टेजेस होते हैं वो अलग होते हैं सिविल में। अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग ये कवर करेंगे ही, ऑलरेडी करने वाले हैं। इसके बाद कह रहा है ये, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्रोसिक्यूशन इन क्रिमिनल केसेस। अब ये देखिए, यहाँ पे याद रखने वाली बात है, जनरल रूल के अकॉर्डिंग, अब ये जनरल रूल के अकॉर्डिंग प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब किसी भी चीज को प्रूफ करने का बर्डन। हमने अगर केस फाइल किया है, अगर हमने केस फाइल किया है तो हमारे ऊपर ही ये प्रूफ करने का बर्डन रहेगा कि उसने ये काम किया है या नहीं किया है। जैसे कि हमारे घर में भाई चोरी हुई, हमारे घर का सामान गायब हुआ, और हमें शक है इस बी पर कि यही जो बी है ना, यही इसका आना जाना बार बार लगा था, इसी ने चोरी की है, इसकी नीयत में मुझे खोट लग रहा था। तो ये जो, अगर हम गए, हमारे घर में चोरी हुई और हम कोर्ट जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमें लगता है कि ये बी ने ही चोरी की है, यही चोर है, तो कोर्ट कहेगी भाई कि आपको ये प्रूफ करना होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर लाई करेगा कि आप ये प्रूफ करिए कि बी ने ही चोरी की है। अब आप ये प्रूफ कैसे करेंगे? या प्रूफ करेंगे थ्रू इंडियन एविडेंस एक्ट। अब भाई एविडेंस कलेक्ट करेंगे उसके खिलाफ कि हाँ हमने देखा था, ये बार बार आ जा रहा था, कैमरा मेरे घर में लगा है, कैमरा में रिकॉर्डिंग है, इसके हाथ में थैला था, बाद में वो थैला भरा हुआ गया, जो भी है, जो भी फैक्ट्स है, या प्रूफ करेंगे इसके बारे में। और सिविल केसेस में प्लेंटिफ के ऊपर लाई करता है मैटर, प्रूफ करना है कि कैसे प्रूफ होगा। सेम, देयर इज अ मार्क डिफरेंस एज टू अफेक्ट द इंडियन एविडेंस इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। हाँ, इस जनरल रूल के अलावा कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो डिफेंडेंट के ऊपर या अदर पार्टी के ऊपर लाई करता है, उसे ही प्रूफ करना पड़ता है कि वो नहीं किया है ऐसा कोई काम। जैसे इसका एग्जाम्पल है रेप केसेस। रेप केसेस में ये लाई करेगा अदर पर्सन पे, जो जो डिफेंडेंट है, जो डिफेंडेंट है उसके ऊपर लाई करेगा कि उसे प्रूफ करना होगा कि उसने ये कार्य नहीं किया है। लेकिन फिलहाल अभी हम उसमें एंटर नहीं करते हैं, वो सब बात की चीजें हैं, वो सब आईपीसी सीआरपीसी की चीजें हैं, वहां पे अभी हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे अभी हम लोग जनरल रूल पे रहते हैं। जनरल रूल ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन को इन क्रिमिनल केसेस प्रूफ करना होगा कि बर्डन ही प्रूफ करना पड़ेगा थ्रू एविडेंस, और सिविल मैटर्स में एंड ऑन द प्लेंटिफ इन सिविल मैटर्स। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लॉ प्रिज्यूम्स द एक्यूज्ड एज इनोसेंट। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो लॉ ये एज्यूम करता है कि एक्यूज्ड इनोसेंट है,
until proven guilty। जब तक कि उसे गिल्टी वो प्रूफ नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट ही होगा। ये तो आपको रूल पता ही होगा, ये रूल पता होना चाहिए कि लॉ हमेशा ये प्रिज्यूम करके चलता है जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि ये गिल्टी है तब तक उसे इनोसेंट ही माना जाएगा। इन सिविल केसेस प्रिंसिपल ऑफ रेस इप्सा लिक्विटर इज फॉलोड। अब ये रेस इप्सा लिक्विटर का जो प्रिंसिपल है ये हम लोग जब सीआईपीसी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि सिविल में ये जो रेस इप्सा लिक्विटर का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। यहाँ पे हम इसका मीनिंग जान लेते हैं कि ये जो रेस इप्सा लिक्विटर का मीनिंग क्या होता है। मीन्स द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जो चीजें होती हैं, जो घटना घटित होता है वो खुद के लिए ही बात करती है। जैसे अगर हम नॉर्मल केसेस की बात नॉर्मल ही बात करें, ना ही सिविल ना ही क्रिमिनल की अगर ऐसे बात करते हैं, घर में चोरी हुई, घर में चोरी हुई तो किसी का आना जाना बार बार वहां पे, फिंगरप्रिंट मिलना टेबल पे, फिर चाकू मिलना और वही सेम चाकू उस पर्सन के हाथ में मिलना जो हम चाकू घर में देखे, और वही चाकू वही सामान किसी और के हाथ में है। तो ये सब जो थिंग्स हैं वो खुद के बारे में घटना को बयां कर रही हैं, सरकमस्टांस को बयां कर रही हैं। इसी को कहते हैं, ये जो प्रिंसिपल है इसे ही रेस इप्सा लिक्विटर कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एविडेंसेस के बारे में। कितने टाइप के एविडेंसेस होते हैं? देखो, टाइप्स ऑफ एविडेंस जो है वो भाई बहुत सारे होते हैं, इसकी कोई वो नहीं है कि ये इतने ही हैं, लेकिन कुछ हम आपको बताएंगे जो कि यहाँ पे फिलहाल हम लोग को जानना जरूरी है। और फिर बीच बीच में जब आता जाएगा सेक्शंस बार बार तो फिर उसको हम आपको बताते जाएंगे। फिलहाल जो कुछ चीजें हैं वो जानना जरूरी है, उसे जान लेते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट एविडेंस। ये डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है भाई? डायरेक्ट एविडेंस इज द एविडेंस डायरेक्टली अबाउट द रियल पॉइंट इन इशू। इट इज द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेसेस एज द प्रिंसिपल फैक्ट टू बी प्रूव्ड। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल से देखिए, इंडियन एविडेंस में ना हम लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना पड़ेगा चीजें। विदाउट एग्जाम्पल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और विथ एग्जाम्पल इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो दोनों ही बातें हैं। तो बिना एग्जाम्पल के हम लोग कोई भी टॉपिक नहीं कवर करेंगे एविडेंस का। The evidence of a person who say the evidence of a person who says that he saw the commission of the act which constitute the alleged crime. It also include the production of the original document. Direct evidence is generally of a superior cogence। अब देखिए, जैसे कि ये घर है भाई, इनके घर के सामने ही इनके पड़ोसी का घर है बी का। अब ए का घर है ये। इनके घर में रात में चोर घुसा। जब इनके घर में चोर घुस रहा था उस समय ये जो बी थे ये भी अपनी खिड़की पर ही खड़े थे और देखे कि ये चोर इनके घर में घुस रहा है। ये क्या बन गया? ये बन गया डायरेक्ट एविडेंस। कौन? ये बी। बी का देखना डायरेक्ट एविडेंस बन गया कि इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि चोर घुस रहा था खिड़की से, चोर ने ये कपड़ा पहन रखा था, चोर इतने हाइट का था, इन्होंने सब कुछ देखा। तो यही ये बात कह रहा है, डायरेक्ट एविडेंस जो है वो डायरेक्टली बताता है, डायरेक्टली अबाउट द रियल पॉइंट इन इशू, उस चीज के बारे में जो इशू है। इशू क्या है? थेफ्ट, चोर का घुसना, चोरी होना इनके घर में। तो डायरेक्टली बता रहा है इस एविडेंस के बारे में, टेस्टिमनी हो रहा है विटनेस का डायरेक्टली, जिसने, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि द पर्सन हु सेज दैट ही सॉ द कमीशन ऑफ द एक्ट। इसने देखा इसे घुसते हुए, या इसने देखा इसे मर्डर करते हुए, इसने देखा इसे सामान उठाते हुए वहां से। ये डायरेक्ट एविडेंस बन जाता है। इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे। हाँ, अभी हम लोगों ने पहले देख रखा है कि जो वैल्यूज के ऊपर जिस हिसाब से एविडेंसेस होंगे उस हिसाब से ही डिसीजन दिया जाएगा, ये हम लोगों ने देखा अभी। तो जो डायरेक्ट एविडेंसेस की वैल्यू होती है ना भाई, वो बहुत अच्छी होती है, अच्छी खासी होती है। मतलब डायरेक्ट एविडेंस अगर एक भी मिल जाता है अच्छा खासा तो भाई केस में जान आ जाता है, केस की वैल्यू चली जाती है ऊपर और सामने वाला चला जाता है नीचे, अदर पार्टी मतलब, अगर डायरेक्ट एविडेंस मिल जाता है तो। सरकमस्टांशियल एविडेंस देखते हैं ये क्या होता है?
ये बार बार ये जो डायरेक्ट एविडेंस है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, ये बार बार टकराने वाले हैं आपसे। ये क्या होते हैं? सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बारे में ये जो जस्टिस फ्लेचर मॉल्टन कहते हैं, प्रूफ डजंट मीन रिजिड मैथमेटिकल फॉर्मूला सिंस दैट इज इम्पॉसिबल। अब भाई प्रूफ, किसी चीज को प्रूफ करने के लिए कोई रिजिड फॉर्मूला तो है नहीं जिसकी वजह से कोई चीज प्रूफ हो जाए, ये तो इम्पॉसिबल सी बात हो गई। जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, ये इनडायरेक्ट एविडेंस का एग्जाम्पल होता है भाई। इनडायरेक्ट एविडेंस का एग्जाम्पल है वो। डायरेक्ट एविडेंस जैसे सामने सामने किसी को जाते हुए वहां पे देखा, कोई एक्ट करते परफॉर्म करते हुए देखा। इनडायरेक्ट एविडेंस का एग्जाम्पल सर्कमस्टांशियल एविडेंस, दैट पॉइंट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट बट डजंट डायरेक्टली प्रूव्स इट। वहां पे उस घटना के सामने वहां पे चीजें तो हमको दिख रही हैं, लेकिन वो डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर पा रही है कि हाँ हाँ यही व्यक्ति है। वो इनडायरेक्टली प्रूफ कर रही है। वो कहते हैं कान को घुमा के पकड़ना, यही है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। कान को जो है वो घुमा के पकड़ा जा रहा है, इनडायरेक्टली पकड़ा जा रहा है सर्कमस्टांशियल एविडेंस में। चीज वो भी प्रूफ कर रही है लेकिन इनडायरेक्टली प्रूफ कर रही है। इट्स बेस्ड ऑन inference and inductive reasoning and is often used to support other evidence or claim। जैसे कि आपको हमने लास्ट क्लास में सीता जी का एग्जाम्पल दिया था। वो क्या था? जटायु का बोलना। जटायु ने अपने आँख से देखा था रावण उठा के सीता जी को लेके जा रहा है। तो जटायु जी ने अपने आँख से जब देखा तो वो क्या बन गया? वो बन गया आई विटनेस। आई विटनेस बन गए। जब वो आई विटनेस बन गए, इट मीन्स दैट इज अ डायरेक्ट एविडेंस। अब हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था कि जो सीता जी थी, जब उन्हें उसके आगे रावण उठा के ले जा रहा था तो वो अपनी चूड़ियां जो है वो तोड़ के डालती जा रही थी, कंगन तोड़ के कंगन फेंक दी थी वो उस रास्ते में जिस रास्ते से उन्हें रावण लेके जा रहा था। ये क्या बन गया? ये बन गया सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ये सर्कमस्टांसेस जो हुए थे उस समय के, वो बता रहा है उनके बारे में। वो कहानी को बयां कर रहा है कि उस समय ऐसा उठा के लेके जा रहा होगा, उनकी चूड़ियां यहाँ पे मिली हैं गिरी हुई। इससे पता चल रहा है कि उस घटना को किस तरीके से परफॉर्म किया गया होगा, किसके द्वारा परफॉर्म किया होगा। और आज के समय में कैसे हम जान सकते हैं इस चीज को? फिंगरप्रिंट के थ्रू, ब्लड स्टेन के थ्रू। जैसे अगर किसी की हत्या की गई, मर्डर किया गया है, तो चाकू से अगर मार के किया गया है तो चाकू पे ब्लड का स्टेन तो होगा ही, प्लस उस पर्सन का फिंगरप्रिंट भी होगा जिसने चाकू पकड़ रखा होगा। तो ये क्या बन गया? ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस बन गया। वहां पे कुछ भी नहीं है, ना तो वहां पे मर्डरर है और जिसको मारा गया है वो तो मर ही चुका है। वहां पे और कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं है। प्रूफ कौन करेगा कि उसी ने मारा है? ये प्रूफ करेगा कौन? सर्कमस्टांशियल एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस। हमें नहीं लगता कि अब आपको सर्कमस्टांशियल एविडेंस को समझने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इतने अच्छे से इतने सारे एग्जांपल्स देके हमने आपको समझाया है डायरेक्ट एविडेंस को और इनडायरेक्ट एविडेंस के एग्जांपल को, जो कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। एक्सपर्ट एविडेंस। अब भाई जो एक्सपर्ट एविडेंस है, ये कभी कभी कोर्ट जो है वो एडमिट करती है। अब एक्सपर्ट एविडेंस मतलब वो एक्सपर्ट्स जिनकी टेस्टिमनी ली जाती है कोर्ट के द्वारा, जिनकी टेस्टिमनी को सुना जाता है कोर्ट के द्वारा, वो एक्सपर्ट एविडेंस एडमिसिबल होता है कोर्ट में। देखिए एक जो एक्सपर्ट एविडेंस है ना, वो एडमिसिबल होता है इज दैट इट इज नेसेसरी टू हियर द टेस्टिमनी ऑफ द एक्सपर्ट एविडेंस। जैसे कि रेप केस हुआ। अब जब रेप केस हुआ और मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ऐसा कभी हो ना किसी के साथ, अगर वो जो विक्टिम है, रेप विक्टिम है, वो नहीं रही, खत्म हो गई। अब जो रेप विक्टिम खत्म हो गई तो उसके खत्म होने के बाद उसकी कहानी को कौन बयां करेगा भाई? तो वहां पे उनकी कहानी को बयां करेंगे ये एक्सपर्ट्स। कौन? फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है वहां पे। वो क्या बताएगा? वो ये बताएगा बाई सर्च, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को देखते हुए, उसके जो भी वजाइनल स्लैप्स हैं उनको देखते हुए सब कुछ बताएगा कि हाँ भाई इनके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है। तो इनकी जो टेस्टिमनी है वो कोर्ट एडमिट करती है, इनका ओपिनियन कोर्ट सुनती है।
अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई बच्चा है या कोई पर्सन है वो माइनर है कि नहीं है, वहाँ पे भी कभी-कभी इनका टेस्टिमनी लिया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, पता करने में कि ये व्यक्ति जो है वो माइनर है कि नहीं है, या कोई व्यक्ति पागल है या नहीं है, दिमागी रूप से अनसाउंड माइंड है या नहीं है। ये भी तो मेडिकल प्रैक्टिशनर ही प्रूफ करते हैं। इसका एविडेंस कौन देगा? एक्सपर्ट के द्वारा ही दिया जाएगा। तो ये हो गया एक्सपर्ट एविडेंसेस। वो एक्सपर्ट, हाँ ये ध्यान दीजिएगा, वो एक्सपर्ट जरूरी नहीं है कि वो केवल फॉरेंसिक साइंटिस्ट हो या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ही हो। वो कोई भी हो सकता है जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हो, उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, जिससे भी रिलेटेड, जो फैक्ट से रिलेटेड केस है। हियर से एविडेंस। अब हमें यहाँ जान लेते हैं कि भाई हियर से एविडेंस क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार टकराने वाला है। जितने भी पॉइंट्स अभी आपको हम बताते हुए चल रहे हैं ना, वो सारी चीजें बार बार पूरे एक्ट के दौरान आने वाली हैं। तो ये जो हियर से एविडेंस है, इट मे बी कॉल्ड इनडायरेक्ट एविडेंस। मे बी कॉल्ड क्या, ये इनडायरेक्ट एविडेंस ही होता है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता। इनडायरेक्ट एविडेंस का एक एग्जाम्पल है, सेकेंड हैंड भी कहते हैं इसे, सेकेंड हैंड एविडेंस भी कहते हैं, डेरिवेटिव एविडेंस भी कहते हैं। It is a statement made to court by witness who hasn't seen the happening of the transaction of facts but heard that something that had happened. Thus, it means that which a witness doesn't say of his own knowledge but say that another has said or signified to him. The court do not normally take such evidence much seriously. क्या कह रहा है? ऐसे एविडेंसेस को कोर्ट जो है ना, वो कभी भी सीरियस तरीके से नहीं लेगी। इवन ये एडमिसेबल ही नहीं होता है हियर से एविडेंस, जैसे कि हम लोगों ने उस रूल में देख रखा है। हमने कोई बात सुनी, जैसे कि किसी का मर्डर हुआ, अब उस मर्डर, ये ए का मर्डर हो गया भाई, ये खत्म हो गया, अब ये नहीं रहे, मर गए हैं ये। जब ये मरे हैं, उस समय इनको मारते हुए, ये जो ए मर रहे थे, जब इनको मारते हुए, मारा किसने? बी ने मारा। इसे देखा किसने? ये जो भाई कान में बोल रहे हैं, सी। मारते हुए सी ने देखा था, मारते हुए सी ने देखा था बी को, बी मार रहा था ए को। कौन देखा था? सी ने देखा था, ये जो कान में पर्सन बोल रहा है। अब ये जो व्यक्ति बोल रहा है कान में, ये किसी भी वजह से कोर्ट नहीं आया, लेकिन सी ने जाकर के ये सारी बातें डी को बताई। डी ने कुछ नहीं देखा, डी कुछ नहीं जानता, लेकिन सी ने सारी बातें जाकर के डी को बताई, भले ही ये इसकी वाइफ क्यों ना हो, इसके घर वाले क्यों ना हो, इसकी माँ क्यों ना हो, कोई भी हो, इसने जाकर सारी बातें डी को बताई। अब डी अगर आता है एज अ विटनेस इन कोर्ट और कहता है कि नहीं नहीं, सी ने देखा था कि बी ही मार रहा था ए को, अगर ये बात डी आके कहता है कि सी ने देखा था बी मार रहा था ए को, तो इस तरह का जो एविडेंस होता है ना, उसे हियर से एविडेंस माना जाता है, क्योंकि इनकी जो बातें हैं ये कही गई डी के द्वारा, सी की जो बात है वो कही गई डी के द्वारा, सुनी सुनाई बातें। तो भाई सुनी सुनाई बातों पर कोर्ट रिलाई नहीं करता, इसे सीरियस नहीं लेता। हाँ, कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं जहां पे कोर्ट इसे ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं लेता इसे सीरियस। जैसे इसका एग्जाम्पल है, अ लॉ enforcement officer testifying about what an eyewitness said they saw at the scene of crime। अब जैसे कि यही बात ये कह रहा है कि कोई आई विटनेस है जिसने क्राइम के सीन को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से देखा, घटना घटित होते हुए देखा, और लेकिन खुद नहीं आया वो कोर्ट, और वो बता देता है किसी ऑफिसर को। अब ऑफिसर अगर कोई बात जाके कोर्ट में बता रहा है, तो इवन ऑफिसर की बात भी नहीं मानी जाएगी भाई। कोर्ट क्यों माने किसी की बात? कोर्ट उसकी बात मानेगी जो वहां पे डायरेक्ट एविडेंस दे सकता है, जो वहां पे खड़ा था, जो सारी चीजों को देखा, क्राइम सीन को। तो कोर्ट जो है वो डायरेक्ट एविडेंस पर रिलाई करती है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट एविडेंसेस। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एविडेंसेस। अब ये देखिए भाई, सेकेंडरी एविडेंसेस है, इसका मतलब तो कोई ना कोई प्राइमरी एविडेंस भी होगा। अगर कोई भी प्राइमरी एविडेंस नहीं है, इन लैक ऑफ प्राइमरी एविडेंसेस ही सेकेंडरी एविडेंस दिया जाता है। अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो सेकेंडरी एविडेंस को दे दिया जाता है कोर्ट, और कोर्ट वो भी इसे एक्सेप्ट कर सकती है सेकेंडरी एविडेंस को।
where a copy of a document or recollection of a witness who has read the original document are tendered in evidence, they will be called secondary evidence of the document. Example, जैसे कि कोई भी न्यूज़पेपर है, अब ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर कहीं से खो गया भाई, या कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, 10th का सर्टिफिकेट है, अब सर 10th का सर्टिफिकेट किसी का खो जाए अगर, तो ये तो था प्राइमरी एविडेंस, कोर्ट तो इसी पे रिलाई करना चाहिए कोर्ट को। लेकिन अगर ये खो गया तो भाई आप एप्लीकेशन देंगे कोर्ट में कि भाई मेरा जो प्राइमरी एविडेंस है ना वो खो चुका है, मेरा 10th का सर्टिफिकेट खो चुका है, हम उसके जगह पे अपना, मेरे पास फोटो कॉपी है वो जरूर लगा सकते हैं। कोर्ट अगर एडमिसिबल करती है तो भाई आप जाके दे देंगे सेकेंडरी एविडेंसेस को, तो ये भी एडमिसिबल होता है। लेकिन अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं है तभी होता है। केस है इसका सतम्मा वर्सेस CH भिक्षापति गौड़, AIR 2010। इस केस में क्या हुआ था, वेयर द ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, अगर जो ओरिजिनल एविडेंस है, जैसे 10th का सर्टिफिकेट का हमने एग्जांपल दिया, अगर वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जल गया है, खो गया है, लॉस्ट हो चुका है, एंड व्हेन द पार्टी हैज मेड डिलीजेंट सर्च फॉर इट, और वो खोजा भी गया अच्छी तरीके से, अगर खो गया है तो अच्छी तरह से खोजा भी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, तो ही सेकेंडरी एविडेंस को एडमिसिबल किया जाएगा। अदरवाइज कोर्ट जनरली सेकेंडरी एविडेंसेस को एडमिट नहीं करती है, कोर्ट हमेशा प्रेफर करती है प्राइमरी एविडेंसेस को। अब अगर आप थ्रू चार्ट समझना चाहें एविडेंसेस के जो टाइप्स हैं, तो अगर एविडेंस के टाइप हम लोग देखें चार्ट के थ्रू, तो एविडेंस हम लोगों ने देखा बहुत सारे हो सकते हैं, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि हम लोग कवर करेंगे, पर यहाँ पे एक बार आप चार्ट देख लीजिए, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो एक तो होता है भाई ये ओरल एविडेंस फर्स्ट, सेकंड इसके हो सकता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेकंड ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, थर्ड मटेरियल एविडेंस, जैसे कि चाकू का मिलना भाई, चाकू मिल रहा है किसी को खून से लथपथ, फिंगरप्रिंट मिल रहा है किसी को, गन मिल रहा है ना, तो ये मटेरियल एविडेंस हो सकता है। क्या देखा हमने, ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री को कहीं कहीं रिटेन भी लिख देगा अगर, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ओरल एविडेंस, रिटेन या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मटेरियल एविडेंस। अब ओरल एविडेंस में फॉल कर जाएगा, ओरल एविडेंस क्या होता है, ये डायरेक्ट एविडेंस जनरली होता है, ये डायरेक्ट एविडेंस होता है। लेकिन इसका एक और है, इनडायरेक्ट एविडेंस के अंदर आएगा, दैट इज हियरसे एविडेंस, हियरसे एविडेंस, हियरसे एविडेंस या सर और एंड सॉरी और नॉट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो भाई एडमिसिबल है, लेकिन हियरसे एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। ओरल एविडेंस एडमिसिबल है, जो कि डायरेक्ट अगर हो तो। अब डॉक्यूमेंट्री में दो आ सकते हैं भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, दोनों आ सकते हैं। सेकेंडरी भी हो सकता है डॉक्यूमेंट, प्राइमरी भी हो सकता है। प्राइमरी एडमिसिबल होगा, सेकेंडरी तब तक एडमिसिबल नहीं होगा जब तक कि प्राइमरी है। अगर प्राइमरी नहीं है एविडेंस, तो सेकेंडरी को एडमिसिबल किया जा सकता है। मटेरियल हमने आपको बता दिया, कोई भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल, खून से लथपथ कपड़े, नाइफ, गन, कुछ भी हो, सामान जो है चोरी करते हुए अगर ले जा रहा था, गिर गया और उसका सामान वहीं पे पड़ा रह गया, तो कोई भी मटेरियल एविडेंस को एडमिसिबल किया जा सकता है एज ए एविडेंस। हम आपको ये फिर से बता देंगे जब हम आपको एविडेंस का मेन सेक्शन 3 पढ़ाएंगे तब। अगर दोस्तों इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, कोई भी क्वेश्चन मन में अराइज हो रहा हो, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप कमेंट सेक्शन में भी नहीं पूछना चाहते हैं, तो आप पर्सनली मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू गाइस। और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं और आप इस पीडीएफ को, जिससे अभी हमने आपको पढ़ाया है, उसे परचेज करना चाहते हैं, तो इस नोट्स के पीडीएफ को आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को केवल 21 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। आफ्टर पेमेंट आप हमें उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम आपको तुरंत इस पीडीएफ को अवेलेबल करा देंगे। स्क्रीनशॉट के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और इसी नंबर पे आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग मी।